नमस्कार साथियों, राज नर्सिंग स्टडीज़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राज बहादुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स। हमारे सिलेबस में कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को दर्शाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को दर्शाते हैं। क्या पढ़ेंगे हम? प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन कौन सी ऐसी प्रिंसिपल्स हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को दर्शाते हैं? आइए, नंबर 1, जो डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट सेम बच्चों में और सेम तरह से होती है। लेकिन डेवलपमेंट प्रोसेस इज सेम टू ऑल, सभी बच्चों में, सभी ग्रुप एज के बच्चों में जो डेवलपमेंट होगा वो एक समान होगा। डेवलपमेंट प्रोसेस is सेम टू ऑल। जो डेवलपमेंट प्रोसेस होगा वो सभी एज ग्रुप के बच्चों में समान होगा। जैसे कि सबसे पहले बच्चा क्या करता है, नेक होल्ड करना सीखता है। नेक होल्ड करना कब सीखता है? 6 वीक आफ्टर बर्थ। सबसे पहले क्या सीखता है बच्चा? हेड कंट्रोल, मतलब कि नेक कंट्रोल करना। नेक कंट्रोल कब? एट 6 वीक आफ्टर बर्थ। और ये कंप्लीट कब होता है? एंड कंप्लीट एट 12 वीक। 6 वीक पे नेक होल्ड करना सीखता है बच्चा, और ये कंप्लीट कब होता है? 12 वीक आफ्टर बर्थ, जब बच्चा 12 हफ्ते का हो जाता है बर्थ के बाद। नंबर 2, जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक। पहले बच्चा छोटी छोटी चीज़ों को सीखता है, जैसे कि बच्चे ने ये पेन ये इस तरह से होल्ड किया, इस तरह से पकड़ा, और उसके बाद में वो फिंगर पे लेके आएगा। इसको बोलते हैं मैचुरेशन। मैचुरेशन ऑफ, जब मैचुरेशन होगी तभी उसकी डेवलपमेंट होगी। पहले बच्चे क्या करेगा, इस तरह से इसको होल्ड करेगा और फिर धीरे धीरे वो इस पोजीशन में पेन को लेके आएगा। तो ये होता है मैचुरेशन ऑफ डेवलपमेंट। पहले छोटी चीज़ें सीखेगा, उसके बाद में जो है वो ये जनरल और स्पेसिफिक। नंबर 3, अगर हम बात करें तो कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है कंटिन्यू चलता है। डे बाय डे डेवलपमेंट होती है। क्या होती है? डे बाय डे कुछ ना कुछ वो सीखता है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती है। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है। नंबर 4, अगर हम बात करें तो प्रोसीड एट डिफरेंस एज। प्रोसीड्स एट डिफरेंट रेट।
जो जो तरीका होगा उसका, जो बच्चों में जो ये जैसे कि मैंने बताया कि सब एज ग्रुप के बच्चों में समान डेवलपमेंट होगी, लेकिन जो उनके सीखने का जो रेट होगा वो अलग अलग होगा, अलग अलग तरीके से वो सीखेंगे। किसी बच्चे में इतना हो सकता है कि ये 6 वीक पे स्टार्ट हो रहा है, 2-4 दिन पहले हो सकता है, किसी में 2-4 दिन बाद हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट सभी में होता है, सभी में होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है, कोरिलेशन इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कोरिलेशन इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कोरिलेशन इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये पैरेलल फॉर्म में वे कोरिलेशन होता है जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच। नंबर 6 क्या देखते हैं, क्या आएगा इसमें, डेवलपमेंट कम फ्रॉम मैचुरेशन। डेवलपमेंट कम फ्रॉम मैचुरेशन एंड लर्निंग। जो डेवलपमेंट होती है बच्चे में वो मैचुरेशन एंड लर्निंग से ही डेवलपमेंट आती है। इसी से पता लगता है कि कितनी डेवलपमेंट हुआ है, कितना मैच्योर हुआ है। जैसे कि लर्निंग होगी तभी मैच्योर होगा, और वो जो है डिनोट करेगा डेवलपमेंट को। जैसे कि साइकिल चलाना सीखते हैं, साइकिल पहले हम जो है उसको फर्स्ट डे पे धीरे धीरे चलाना सीखेंगे, फिर ऐसी डे बाई डे जो है कंटिन्यू प्रोसेस में रहेगा, तो फिर जो है एक दिन ऐसा आएगा कि हम अच्छे से साइकिल चलाना सीख जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, वो मैचुरेशन होगी। जब मैचुरेशन हो जाएगा तो डेवलपमेंट को डिनोट करेगा कि डेवलपमेंट नॉर्मल हो रही है। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंस। आगे क्या देखने को मिलेगा, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंट, जो है सब बच्चों में अलग अलग। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये 6 वीक पे हेड कंट्रोल करना सीखता है, तो वैसे ही किसी बच्चे में 2-4 दिन पहले, किसी बच्चे में 2-4 दिन बाद, उनका जो होगा हर बच्चे में अलग अलग होगा। इसमें कुछ पैटर्न है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को डिनोट करते हैं। अगर हम पैटर्न की बात करें, पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पैटर्न ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दो पैटर्न है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। नंबर 1 अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं उसको, सिफेलोसैडल। सिफेलोसैडल 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 मीन्स होता है कि जो बच्चे में डेवलपमेंट होती है वो हेड टू टो होती है, हेड टू टो होती है। जैसे कि सबसे पहले क्या करता है बच्चा, स्टार्ट करता है नेक कंट्रोल करना स्टार्ट करता है, मतलब कि ऊपर से नीचे उसकी जो डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, इसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सिफेलोसैडो। मीन्स कि हेड टू टो, अपवर्ड टू डाउनवर्ड जो डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टो, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ऊपर से
नीचे हेड टू टो डेवलपमेंट होगी। सबसे पहले जैसे कि नेक को होल्ड करना सीखेगा बच्चा 6 वीक पे और ये कंप्लीट होती है 12 वीक पे। उसके बाद में बच्चा थोड़ा बैठना सीखेगा, बैठने सीखेगा फिर आगे चलना सीखेगा। फिर जैसे ही जो है थोड़ा अपने हाथों में वजन लेना स्टार्ट करेगा। इसी तरह से वो कंटिन्यू प्रोसेस होता है हेड टू टो डेवलपमेंट का। और इसमें दूसरा ये हो गया सिपेलोसेडल और दूसरा होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल प्रोक्सिमोडिस्टल का मीन्स ये होता है कि फर्स्ट वो नियर बाई बेबी, मतलब कि जो अपने आसपास की जो अपने नियर बाई हो, बॉडी के नियर बाई होता है उसे पकड़ना, उसके लिए वो स्टार्ट करता है, उससे खेलना शुरू करता है। फर्स्ट टू नियर टू बॉडी सरफेस and after that away from the body, after that away from the body। सबसे पहले जो नियर बाई है, जैसे कि बच्चे को खिलौना दे दिया तो वो उसे खेलने लग जाता है, तो ये इसको कहते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल। अब कोई चीज़ उससे बच्चे से दूर पड़ी है तो वो उस चीज़ को उठाने के लिए वो बैठ पाता है, आगे को हो पाता है, आगे को खिसक पाता है या नहीं, तो उस चीज़ को कहते हैं पिवोट सिटिंग। क्या कहते हैं उसको? आगे आएगा पिवोट सिटिंग। इसका मतलब होता है कि बच्चे से कुछ चीज़ दूर पड़ी है तो वो उस चीज़ को उठाने के लिए आगे को चल पाता है, खिसक पाता है या नहीं हो पाता, उस चीज़ को कहते हैं पाइवोट सिटिंग। आगे देखते हैं सोमैटिक ग्रोथ। सोमैटिक ग्रोथ क्या होती है, समझने की कोशिश करेंगे। इसमें से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। सोमैटिक ग्रोथ की अगर हम बात करें, सोमैटिक ग्रोथ में क्या देखेंगे हम? ब्रेन ग्रोथ, ब्रेन ग्रोथ। तो मैं इसमें बताना चाहूँ जो एट बर्थ जो बच्चे के हेड का साइज होता है वो 65 to 70% होता है। किसका? अडल्ट का। जितना अडल्ट के हेड का साइज होता है उसका 65 to 75% हेड साइज होता है एट द बर्थ टाइम ऑफ बेबी। एट बर्थ द हेड साइज किसकी बात कर रहे हैं हम? एट बर्थ हेड साइज 65 to 70% of the expected head size of adult। expected head size of the adult। क्या समझे? जो बच्चे का एट बर्थ जो हेड साइज होता है वो 65 to 70% होता है
अडल्ट के हेड साइज का, मतलब जो अडल्ट का हेड साइज होता है उसका 65 to 70% एट बर्थ बेबी का हेड होता है। तो ये इतना उसका हेड का साइज होता है। और ये इट रेज्ड 90% ऑफ adult size, 90% ऑफ एडल्ट साइज कब पहुंच पाता है? 2 साल की एज पे। कब? साइज बाय द 2 ईयर। जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो जितना जो अडल्ट का हेड साइज होता है उसका 90% बच्चे का हेड का साइज हो जाता है। कब हो जाता है? जब बच्चा 2 साल का हो जाता है। और हेड ब्रेन मैक्सिमम डेवलपमेंट हो जाता है। हेड या ब्रेन मैक्सिमम डेवलपमेंट कब हो जाता है? 1 साल की एज पे। अप टू इन्फेंट, इन्फेंट कौन होता है? 1 ईयर का बच्चा। जब बच्चा 1 ईयर का होता है तो उसका मैक्सिमम डेवलपमेंट हो जाती है बच्चे की। तो आगे क्या क्या देखेंगे हम? लिम्फोइड डेवलपमेंट देखते हैं, या लिम्फ नोड की डेवलपमेंट। लिम्फोइड डेवलपमेंट जो लिम्फ नोड की लिम्फोइड डेवलपमेंट हो जाती है, ये मैक्सिमम डेवलप हो जाता है कब? 4 से 8 साल की एज पे। इट मैक्सिमम डेवलपमेंट कब हो जाता है? 4 से 8 साल की एज पे। डेवलपमेंट एज ऑफ 4 to 8 ईयर। जो लिम्फोइड डेवलपमेंट होता है कब हो जाता है? 4 से 8 साल की एज पे मैक्सिमम डेवलपमेंट हो जाती है बच्चे की। किसकी? लिम्फ नोड या लिम्फोइड डेवलपमेंट। इसके बाद में हम क्या देखते हैं? स्केलेटन ग्रोथ। स्केलेटन ग्रोथ किसको कहते हैं? स्केलेटन ग्रोथ जब जो बोन्स होती हैं, बच्चे की बोन्स होती हैं, वो रिफ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाती है, अटैच होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसके कहेंगे स्केलेटन डेवलपमेंट या स्केलेटन ग्रोथ हो रही है। स्केलेटन ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, स्केलेटन ग्रोथ। तो ये बच्चे के जब जो बोन्स होती हैं वो फ्यूज होना स्टार्ट हो जाती है, अटैच होना शुरू हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? स्केलेटन ग्रोथ। स्केलेटन इज मैच्योर once the epiphysis at the end of the long bone,
long bones fuse to shaft to diaphysis. Shaft to diaphysis. जो स्केलेटन ग्रोथ है जब बोन फ्यूज होना शुरू हो जाती है, अटैच होना शुरू हो जाती है, तो उसको कहते हैं कि स्केलेटन ग्रोथ हो रही है या हो चुकी है। आगे हम इसकी बात करते हैं बोन डेंसिटी की। बोन डेंसिटी, बोन डेंसिटी। बोन डेंसिटी को मापने के लिए एक पैरामीटर आता है, इसका क्या नाम है? उसका नाम है डेक्सा। डेक्सा की हम बात करें तो ड्यूल एनर्जी एक्सरे, ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री, जो बोन डेंसिटी को जो मापते हैं उसका जो पैरामीटर होता है डेक्सा, ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री। आगे हम बात करते हैं ओसिफिकेशन प्रोसेस। किसकी बात करेंगे? ओसिफिकेशन प्रोसेस। और ये एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि ओसिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है। किसकी बात करेंगे हम? ओसिफिकेशन प्रोसेस। ओसिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है? जैसे कि हम जो है बात कर रहे थे ओसिफिकेशन प्रोसेस, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए? इंट्रायूटेराइन भी हमने पढ़ा था, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कौन सा दिस? ओसिफिकेशन प्रोसेस। ओसिफिकेशन का मीन्स क्या है? मैचुरेशन ऑफ, ओसिफिकेशन मीन्स मैचुरेशन ऑफ स्केलेटन मसल्स। जो थायरोक्सिन हमने इंट्रायूटेराइन में भी पढ़ा था, जो थायरोक्सिन हार्मोन्स है वो किसके लिए? ब्रेन एंड बोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बाद में भी आफ्टर बर्थ भी थायरोक्सिन हार्मोन्स हेल्प करता है। थायरोक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? मैचुरेशन ऑफ स्केलेटन मसल्स। कौन होता है? थायरोक्सिन हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैचुरेशन ऑफ स्केलेटन मसल्स। कुछ ओसिफिकेशन सेंटर होते हैं। ओसिफिकेशन सेंटर सेंटर्स, जहाँ से बोन जुड़ती है, जहाँ बोन फ्यूज होती है, उसको कहते हैं ओसिफिकेशन सेंटर। और ये ऐसे सेंटर हमारी बॉडी में कितने होते हैं? 20। इनकी संख्या कितनी होती है? 20 सेंटर ऐसे हैं, 20 जगह ऐसी है जहाँ से हमारी बोन जुड़ती हैं या हमारी बोन
और ये किसको दिखाते हैं, किसको दर्शाते हैं, बॉर्न एज को, किसको दर्शाते हैं ये, बॉर्न एज को ये डिनोट करते हैं, उसको ये दर्शाते हैं ओसिफिकेशन सेंटर। स्केलेटन मसल्स, स्केलेटन जो मैच्योरेशन होता है, आगे क्या देखते हैं, स्केलेटन मैच्योरेशन। स्केलेटन मैच्योरेशन कब होता है, जो स्केलेटन मैच्योरेशन होता है वो जो मेल या फीमेल कोई भी अपनी सेक्सुअल मैच्योरेशन कंप्लीट करता है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, उसके साथ ही स्केलेटन मैच्योरेशन होती है। सेम टाइम ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरेशन, ये तब होता है क्या, स्केलेटन मैच्योरेशन एट द सेम टाइम ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन, मेल या फीमेल बोथ। इसमें अगर हम फीमेल की बात करें तो, फीमेल की अगर हम बात करें तो 18 ईयर, और मेल की अगर हम बात करें तो 20 से 22 ईयर। तो स्केलेटन मैच्योरेशन कब होता है, एट द सेम टाइम ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन, जब मेल बेबी हो या फीमेल हो, कोई भी जब सेक्सुअल मैच्योर हो जाता है तभी स्केलेटन मैच्योरेशन कंप्लीट होती है। इसमें और फीमेल में 18 ईयर और मेल में 22 ईयर, ये होता है स्केलेटन मैच्योरेशन। अब हम बात करेंगे टीथ की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम, टीथ देखते हैं। टीथ में सबसे पहले कौन से टीथ पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, प्राइमरी टीथ या डेसिडुअल या मिल्क टीथ। क्या होता है, प्राइमरी और डेसिडुअस और मिल्क, जो टीथ होते हैं, जो फर्स्ट सबसे पहले जो पाए जाते हैं, जो प्राइमरी टीथ बोलते हैं, डेसिडुअस टीथ या मिल्क टीथ। और ये कितने होते हैं नंबर में, कितने होते हैं, 20 टीथ पाए जाते हैं, 20 इन नंबर्स, टीथ 20 इन नंबर्स। ऑल प्राइमरी टीथ प्रेजेंट इन चाइल्ड, ऑल प्राइमरी टीथ present in child at up to 2 into 2.5 ईयर। जो दूध के दांत होते हैं, प्राइमरी डेसिडुअल मिल्क टीथ होते हैं, वो नंबर में 20 होते हैं, और ये कब पाए जाते हैं, अप टू 2 to 2.5 ईयर, 2.5 साल तक ये आपको दिए देखने को मिलते हैं। कौन से, प्राइमरी या डेसिडुअल या मिल्क
टीथ। देखते हैं कौन कौन से टीथ कब पाए जाते हैं। आइए देखते हैं। नंबर 1 हम बात करें तो लोअर सेंट्रल इंसिजर। लोअर सेंट्रल इंसिजर। लोअर सेंट्रल इंसिजर ये कब पाया जाता है? एट 6 मंथ। कब पाया जाता है ये? एट 6 मंथ। जो लोअर सेंट्रल इंसिजर होता है वो पाया जाता है एट 6 मंथ। अपर सेंट्रल इंसिजर, अपर सेंट्रल इंसिजर, अपर सेंट्रल इंसिजर कब पाया जाता है? एट 8 मंथ। एट 8 मंथ। इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में, और मेनली क्वेश्चन कहाँ देखने को मिलता है कि प्राइमरी और डिसिडुअल टूथ टीथ नंबर ऑफ कितने? 20। और ये कब कब पाया जाता है? 2 से 25 ईयर। इसके बाद हम देखेंगे अपर लेटरल। अपर लेटरल इंसिजर ये हमें कब पाया जाता है? एट 9 मंथ। एट 9 मंथ। नंबर 3 हम बात करेंगे। नंबर 4 हम बात करेंगे लोअर लेटरल। लोअर लेटरल इंसिजर ये पाया जाता है एट 10 मंथ। एट 10 मंथ। नंबर 5 हम बात करेंगे फर्स्ट अपर मोलर। फर्स्ट अपर मोलर। फर्स्ट अपर मोलर कब पाया जाता है? एट 13 मंथ। एट 13 मंथ पे जो है फर्स्ट अपर मोलर पाया जाता है। और फर्स्ट लोअर मोलर, फर्स्ट लोअर मोलर कब पाया जाता है? एट 14 वीक। 14 मंथ। एट 14 मंथ। एट 14 मंथ पे फर्स्ट लोअर मोलर पाया जाता है। और उसके बाद जो है अपर केनाइन, अपर केनाइन की अगर हम बात करें तो एट 16 मंथ पे ये पाया जाता है। और आगे हम बात करें लोअर कैनाइन। लोअर कैनाइन ये पाया जाता है एट 17 मंथ। एट 17 मंथ पे ये पाया जाता है। ये डाटा हमें पता होना चाहिए, हमें ये याद होना चाहिए कौन कौन से टीथ कब कितने मंथ पर कितनी एज पर पाए जाते हैं। और ये कौन से हैं? प्राइमरी टीथ। ये नंबर में 20 होते हैं, 20 होते हैं। एंड ये कब पाए जाते हैं? प्रेजेंट इन चाइल्ड 2 to 2.5 ईयर और पी एच पे होते हैं। लोअर सेंट्रल इंसिजर की बात करें तो 6 मंथ पे, अपर सेंट्रल इंसिजर 8 मंथ पे, अपर लेटरल इंसिजर 9 मंथ पे, लोअर लेटरल इंसिजर 10 मंथ पर, फर्स्ट अपर मोलर की बात करें हम 13 मंथ, फर्स्ट लोअर मोलर की बात करें हम 14 मंथ, अपर कैनाइन एट 16 मंथ एंड लोअर कैनाइन एट 17 मंथ। अब हम बात करेंगे परमानेंट टीथ। किसकी बात करेंगे हम? परमानेंट टीथ।
अब हम बात करेंगे परमानेंट टीथ। कब पाए जाते हैं परमानेंट टीथ की हम बात करें तो मोलर टीथ, मोलर टीथ या प्राइमरी मोलर, कब ये हमें देखने को मिलता है? एट 6 ईयर। जब बच्चा से 6 साल का हो जाता है तो मोलर टीथ या प्राइमरी मोलर टीथ देखने को मिलता है। और लैटरल एंड सेंट्रल इंसिजर की अगर हम बात करें तो लैटरल एंड सेंट्रल इंसिजर की अगर हम बात करें तो ये 7 to 8 ईयर पे ये लैटरल एंड सेंट्रल इंसिजर देखने को मिलता है। और कैनाइन्स एंड प्रीमोलर ये हमें कब देखने को मिलता है? 9 से 11, 9 to 12 ईयर। और सेकंड मोलर की अगर हम बात करें, ये हमें कब देखने को मिलता है? एट 12 ईयर पर सेकंड मोलर हमें देखने को मिलता है। एंड टर्सरी मोलर, कौन सा मोलर? थर्ड या टर्सरी मोलर, ये हमें कब देखने को मिलता है? एट 18 ईयर। मोलर टीथ या प्राइमरी मोलर एट 6 ईयर पे हमें ये देखने को मिलेगा। ये परमानेंट टीथ की हम बात कर रहे हैं, परमानेंट टीथ है। और लैटरल एंड सेंट्रल इंसिजर 7 to 8 ईयर पे हमें देखने को मिलेगा। केनाइन एंड प्रीमोलर 9 से 11 साल पे हमें देखने को मिलेगा। सेकेंडरी मोलर एट 12 ईयर ऑफ एज पे देखने को मिलेगा। थर्ड या टर्सरी मोलर ये हमें 18 ईयर पे देखने को मिलेगा। एक बार क्वेश्चन में क्या पूछ लिया था? टर्सरी मोलर की जगह विजडम टीथ, क्या पूछ लिया था? विजडम टीथ, ये भी हमें याद रखना है। टर्सरी मोलर या विजडम टीथ ये कब देखने को मिलेगा हमें? 18 ईयर पे। अब हम बात करेंगे कि दो पिटेल्ड एंड मोटेल्ड टीथ किसकी हम बात करेंगे? पिटेड and pitted and mottled teeth, ये कब देखने को मिलते हैं? यानी कि पीले धब्बे और दागनुमा दांत, ये पीले और दागनुमा मतलब कि येलो या पीला, ये क्या होता है? दागनुमा टीथ कब हमें देखने को मिलेंगे? तो ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू इंक्रीज फ्लोराइड एंड टेट्रासाइक्लिन, ड्यू टू इंक्रीज फ्लोराइड एंड
टेट्रासाइक्लिन। अगर फ्लोराइड का सेवन ज़्यादा हो रहा है, फ्लोराइड ज़्यादा ले रहे हैं, तो इसकी वजह से हमें ये पेटेड या मोटी टीथ हमें देखने को मिलेंगे। अगर मदर एट प्रेगनेंसी के टाइम पे टेट्रासाइक्लिन का यूज़ ज़्यादा ले रही है, टेट्रासाइक्लिन ज़्यादा इनहेल कर रही है, तो उसकी इंक्रीज ऑफ टेट्रासाइक्लिन की वजह से जो बच्चे में जो बच्चा होगा उसके जो दांत हैं, जो टीथ है, वो पिटेड एंड मोटेल टीथ देखने को मिलेंगे। किसकी वजह से? या तो हम फ्लोराइड का सेवन ज़्यादा ले रहे हैं, फ्लोराइड हम ज़्यादा ले रहे हैं किसी भी रूप में, या प्रेगनेंसी टाइम पे मदर ने टेट्रासाइक्लिन का यूज़ ज़्यादा किया है, तो टेट्रासाइक्लिन की वजह से जो है बच्चे में जो बच्चा होगा उसके दांत पेटलेट या मोटलेट देखने को मिलेंगे।